अटेंशन अटेंशन दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से नर्सरी फिजिक्स क्लास में वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों आज बहुत सारे लॉ आप देखने जा रहे हैं, स्टीफेंस लॉ, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ और फिर न्यूटन साहब आ रहे हैं, न्यूटन्स कूलिंग लॉ। सबसे पहले मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स की आज की इस लेक्चर में स्टीफेंस लॉ बताने जा रहा हूँ। स्टीफेंस लॉ नाम है, साइंटिस्ट का नाम सुना होगा आपने, स्टीफेंस लॉ। स्टीफेन का क्या कहना था? अभी थोड़ी देर पहले आपने इमिशन पावर पढ़ा था, इमिशन पावर। इनका कहना है किसी भी ऑब्जेक्ट का इमिशन पावर ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ने से ये बढ़ता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। फोर्थ पावर, देखिए पहली बार फोर्थ पावर दिख रहा होगा आपको। अभी तो 1 पावर 2 पावर यही आता था, 3 भी नहीं, सीधे क्या है, फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या कहता है, द इमिशन पावर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स टेम्परेचर। ई लेमडा इज इमिशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T to the power 4। T इज द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ इक्वल लाएंगे, कांस्टेंट सिग्मा लाएंगे। सिग्मा का नाम स्टीफेंस कांस्टेंट है। सिग्मा इज कॉल्ड स्टीफेंस कांस्टेंट। अब इसमें देखिए थोड़ा सुधार किया किसने, बोल्ट्जमैन ने। इस लॉ में तो कुछ कमी रह गई। बड़े लोगों से गलती नहीं होती, क्या होती, कमी होती है। तो स्टीफेन साहब से क्या हुई, गलती नहीं हुई बल्कि कमी हो गई कुछ। उन्हीं का स्टूडेंट था बोल्ट्जमैन, नहीं स्टीफेंस का। स्टीफेन लॉ पढ़ रहे ना, स्टीफेन का स्टूडेंट कौन था, बोल्ट्जमैन। बोल्ट्जमैन वाज स्टूडेंट ऑफ स्टीफेंस। तो गुरु से थोड़ी क्या हो गई, कमी रह गई, तो चेले ने उसको पूरा किया। किसने, जैसे तुम क्या। तो दोस्तों बोल्ट्जमैन ने क्या बताया कि ये जो इमिशन पावर होता है ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है बल्कि उसके सराउंडिंग के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। तो इनका कहना था बोल्ट्जमैन साहब का कि ये इमिशन पावर होता है, ये ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर के फोर्थ पावर और उसके सराउंडिंग के टेम्परेचर के फोर्थ पावर के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्टीफेन साहब ने सराउंडिंग पे विचार नहीं किया था। इसका कहना था नहीं, ये सराउंडिंग पे भी डिपेंड करता है। ई लेमडा प्रोपोर्शनल T to the power 4 minus T naught पावर 4। कांस्टेंट यहाँ पे सिग्मा लाते हैं। T क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट टेम्परेचर। T नॉट क्या है, सराउंडिंग टेम्परेचर। दोनों के फोर्थ पावर के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कांस्टेंट सिग्मा लाते हैं। सिग्मा का वही नाम है, स्टीफेंस कांस्टेंट। स्टीफेंस कांस्टेंट आप लोगों का होमवर्क रहेगा, स्टीफेंस कांस्टेंट का यूनिट और डायमेंशन निकालना। देखा गया कितनी बार नीट में, IIT मेंस में इसका यूनिट और डायमेंशन पूछे जाते हैं। व्हाट इज यूनिट ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट एंड डायमेंशन, फॉर्मूले से निकाल लेंगे आप। ये कंपलसरी होमवर्क है, ऑनलाइन वाले के भी ऑफलाइन वाले का भी। अब आइए न्यूटन साहब का कूलिंग का लॉ। ये बहुत प्रैक्टिकल लॉ है, न्यूटन कूलिंग लॉ। इसका अनुभव आप लोग करते होंगे। जैसे अभी देखो, ठंडे का दिन था ना, तो घर में मम्मी क्या बोलती थी, बेटा जल्दी खाना खा लो ठंडा हो जाएगा। हर घर में ये आवाज़ आती है ना, बेटी जल्दी खाना खा लो, खाना ठंडा हो जाएगा। मैम सब, मैडम मतलब मम्मी लोग क्या है, न्यूटन कूलिंग लॉ पढ़ के आइए। क्या पढ़ के आइए, न्यूटन कूलिंग लॉ, है ना। न्यूटन साहब का यही कहना था, किसी भी ऑब्जेक्ट के ठंडा होने का रेट उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर और उसके सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स सराउंडिंग। ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट तेज़ी से ठंडी होगी, कम होगा तो धीरे धीरे ठंडी। अब गर्मी का दिन आ रहा, अब ये टेंशन नहीं है। अब खाना हमारा ठंडा हो जाएगा, उतना टेंशन है ना नहीं है। क्यों, आप इसको ऐसे समझिए, खाने का टेम्परेचर अगर 70 है, मान लिया जाए 70 तो अब नहीं खा पाएंगे, मान लेते 50 है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर का ठंडे में कितना हो जाता है, 10 पे पहुंच जाता है, कहीं 5 पे भी पहुंच जाता है ना। तो डिफरेंस निकालो, 50 माना किसका, खाने का टेम्परेचर, सराउंडिंग का कितना माना 10, डिफरेंस कितना आया 40।
अब अभी की बात करो या और जून जुलाई की बात करते हैं, खाने का 50 एटमॉस्फेयर 40 तक पहुंच जाता है उस वक्त, डिफरेंस कितना आया 10। तो डिफरेंस घट गया तो रेट ऑफ कूलिंग घट जाएगा। इसलिए गर्मी के दिनों में आपका खाना जल्दी ठंडा नहीं होता है, और जाड़े में क्या होता है, ये जल्दी ठंडा हो जाता है। कारण क्या है, ये डिफरेंस ज़्यादा है। इसको ऐसे भी समझिए, पानी अगर ज़्यादा हाई लेवल से गिरता है तो तेज़ी से गिरता है, और नीचे लेवल कम हो तो वहाँ से धीरे धीरे गिरता है। इसी तरह से हीट के फ्लो में भी होता है। हीट के जो फ्लो होगा वो अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो तेज़ी से होगा, टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो धीरे धीरे होगा, स्लो स्लो होगा। तो देखिए यही इनका कहना है न्यूटन साहब का, द रेट ऑफ कूलिंग मतलब ठंडा होने की दर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स सराउंडिंग। ऑब्जेक्ट और उसके सराउंडिंग के टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका एक्सप्लेनेशन और वेरिफिकेशन दोनों एक साथ करते हैं। इसके लिए मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, शुरू में टेम्परेचर θ1 था, उसको कहीं रख दिया एक ऐसे मीडियम में जिसका टेम्परेचर θ है, जिससे कुछ देर के बाद वो ठंडी हो गई, टेम्परेचर घट गया, घट के कितना हो गया θ2 हो गया। तो हीट लॉस कितना होगा, हीट लॉस का फॉर्मूला, हीट गेन का फॉर्मूला क्या होता है, mc डेल्टा टी, mc θ1 माइनस θ2, ये हीट लॉस होगा। लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए, रेट चाहिए। रेट निकालने के लिए टाइम से डिवाइड किया जाता है। न्यूटन्स लॉ में क्या है, रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग ठंडा होने की दर। अब लॉ के अकॉर्डिंग ये रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स सराउंडिंग। ऑब्जेक्ट का दो टेम्परेचर हो रहा है, देखिए ऑब्जेक्ट का शुरू में टेम्परेचर क्या है θ1, बाद में कितना है θ2, दोनों को जोड़ के एवरेज निकाल दिया, उसमें θ माइनस कर दिया, θ माइनस कर दिया। ऑब्जेक्ट का दो टेम्परेचर, एक θ1 एक θ2, इसलिए यहाँ पे हम लोग एवरेज निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, माइनस क्या करेंगे θ, कांस्टेंट k डैश लाएंगे, सराउंडिंग का टेम्परेचर θ है। अब k डैश बाई एम सी की, k डैश बाई एम सी को k मान सकते हैं। अब इस दोनों के बीच में ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में आता है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ से आपका न्यूटन्स कूलिंग लॉ वेरीफाई हो जाता है। जहाँ भी दो चीज़ों के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आए तो दोनों के बीच का रिलेशन कैसा होता है दोस्तों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। अब आइए, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया गया है, आप लोगों को उसका आंसर देना है कि अगर 90 से 60 होने में 20 मिनट लग रहा है, 90 से घटकर 60 होने में कितना लग रहा है, 20 मिनट लग रहा है, तो बताइए कि 80 से घटकर 50 होने में कितना टाइम लगेगा। इसमें से कुछ चुनना है आपको, क्या आंसर होगा, 20 मिनट, लेस देन 20, मोर देन 20। फिर से क्वेश्चन देखो, क्या कहना है, 90 से 60 होने में 20 मिनट लग रहा है, तो आपको क्या सोचना है, 80 से 50 होने में कितना टाइम लगेगा। क्या होगा इसका सही जवाब, देखिए डिफरेंस देखो कितना है, अपने 90 माइनस 60 30, बाद में देखो 80 माइनस 50 तब भी 30, डिफरेंस कितना है 30 30 है ना, पहले 20 लग रहा था, बाद में 20 ही लगेगा, जी नहीं तो फिर कूलिंग लॉ पढ़ा क्या आपने। अरे कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि देखिए ऑब्जेक्ट का जो शुरू में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो तेजी से ठंडी होगी, बाद में कम हो गया तो वो धीरे ठंडी होगी। तो 90 से 60 ये जल्दी ठंडी होगी, इसमें 20 मिनट लग रहा है, तो 80 से 60 होने में ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस लेना है ना, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नहीं लेना, सराउंडिंग से लेना है डिफरेंस। किससे लेना है, सराउंडिंग से। अगर मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर है 40, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 90 माइनस 40 दैट इज 50, बाद में कितना आ रहा है 80 माइनस 40 40, डिफरेंस घट गया तो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे ठंडी होगी, तो कौन सा हमारा इसमें मोर देन 20। एक सवाल और मज़ेदार सवाल है कि आपके घर में मेहमान आए तो चीनी चाय बनानी है, तो चाय में चीनी पहले मिलाएंगे या बाद में मिलाएंगे, चाय के ज़्यादा देर तक गर्म रहे, चाय ज़्यादा गर्म रहे, चीनी पहले मिलाएंगे या बाद में मिलाएंगे। चीनी क्या करेंगे, पहले मिलाएंगे, इससे क्या होगा, टेम्परेचर फॉल हो जाएगा। जब टेम्परेचर फॉल होगा तो रेट ऑफ कूलिंग घट जाएगा।
रेट ऑफ कूलिंग घट जाएगा और चाय ज़्यादा देर तक गर्म रहेगी। इसलिए चीनी क्या बनेगी, पहले पता है पहले से कि उसको ब्लड शुगर नहीं है, शुगर का पेशेंट वो नहीं है। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, फिजिक्स कितना मज़ेदार, पूरा जीवन से रिलेटेड है आपका। ठीक है, इतना ही धन्यवाद।